अब जमाल को एहसास हो जाता है कि उसने कितनी लापरवाही कर दी। अज़रा की बातों पर यकीन करता रहा। उसने कभी गौर ही नहीं किया कि अज़रा उसकी माँ के साथ कितने जुल्म कर रही है। चलो, वलीद के एहसास दिलाने पर जमाल को तो एहसास हो गया है, लेकिन ये नसीर साहब, इसे तो कोई एहसास ही नहीं। इसे कम अज़ कम इतना तो करना चाहिए था कि अपनी वालदा के पास जाता, उससे पूछता कि अम्मी आप ओल्ड होम एज क्यों गई हैं। लेकिन नहीं, उसे तो लगता है कि उसकी माँ उसका बुरा चाहती है, वो इसकी बीवी की साइड ले रही है, वो शादी रुकवाना चाहती है। इसलिए इसने इतनी ज़हमत ही नहीं की कि अपनी माँ का हाल ही पूछ ले। इसे लगता है कि अगर ये अपनी माँ का हाल पूछने के लिए गया तो शायद वो इसे ज़ंजीरों से बांध ले, इसकी और रक्षी की शादी ना होने दे। अस्मा जब अपना ज़ेवर लेने के लिए आती है, वहाँ पर इसे ना ही अपना ज़ेवर मिलता है और ना ही अपनी सास का। तो इसे बहुत दुख होता है कि अम्मी ने तो मेरे पास अमानत रखवाई थी, वो क्या सोचेंगी कि शायद मैंने ही उनका ज़ेवर कहीं गायब कर दिया है। फिर अस्मा हिम्मत करके अपनी सास के पास आकर उसे बता ही देती है कि अम्मी, आपका ज़ेवर और मेरा ज़ेवर मुझे लगता है कि नसीर उठाकर ले गया है और उसने रक्षी को दे दिया है। अम्मी, आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी ईमानत की हिफाजत नहीं कर सकी। जवाब में बेबी बाजी कहेगी, अस्मा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों माँ बेटी चालाक ही इतनी हैं, उन्होंने बड़े मंसूबे से नसीर को अपने जाल में फंसाया होगा। उन्होंने नसीर से सारा ज़ेवर भी मंगवा लिया होगा और उससे बहुत सारे पैसे भी लिए होंगे ताकि नसीर इस शादी से मुकर ना जाए। फिर अस्मा अपनी सास को बताती है कि अम्मी, नसीर फ्लैट की फ़ाइल भी घर से लेकर गया था, कहीं उसने वो फ़्लाइट भी तो उनके नाम नहीं लगवा दिया। जवाब में बेबी बाजी कहती है कि अब क्या हो सकता है, उन औरतों ने तो मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया है। फिर अस्मा अपनी सास को बताती है कि अम्मी, नसीर घर की फ़ाइल भी ले गया था, मुझे लगता है कि उसने वो फ़्लाइट भी उन औरतों के नाम ही लगवा दिया है। जवाब में बेबी बाजी कहती है, बेटा सब्र करो, अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे बेटे को उन औरतों के शर से महफूज रखे। इधर नसीर बड़ा तैयार होकर ब्लैक कलर की शेरवानी पहन कर और साथ में मौलवी लेकर रक्षी के घर पहुँचता है ताकि इसका और रक्षी का निकाह हो जाए। नसीर तो रक्षी की मोहब्बत में इतना दीवाना होता है कि इसे ना अपनी माँ की कोई परवाह होती है और ना ही अपने भाइयों की। लेकिन जब ये रक्षी के घर पहुंचेगा, वहां पर दरवाजे को ताला लगा होता है। नसीर जब ये देखता है, इसे बहुत गुस्सा आता है, ये दरवाजे को तोड़ता है, रक्षी रक्षी दरवाज़ा खोलो। साथ में जो इसके मौलवी होता है वो इसे कहता है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि दरवाजे को तो ताला लगा हुआ है, तुम फिर भी चिल्ला रहे हो कि रक्षी दरवाज़ा खोलो। मौलवी कहेगा, अच्छा मैं तो चलता हूँ, यहाँ पर तो दरवाजे को ताला लगा हुआ है, तुम्हारी दुल्हन मुझे लगता है भाग गई है। जवाब में नसीर कहेगा, नहीं मौलवी साहब आप रुके, मैं परवेज़ से पूछता हूँ कि वो कहाँ चली गई हैं, मुझे छोड़कर रक्षी कहीं नहीं जा सकती। तो फिर नसीर मौलवी को अपने साथ लेकर परवेज़ की दुकान पर जाता है, उससे पूछता है कि रक्षी और उसकी वालदा कहाँ गई हैं। जवाब में परवेज़ कहेगा कि वो रात को अपना सामान लेकर अल्लाह जाने कहाँ चली गई हैं। मुझे लगता है कि रक्षी अपने साबका शौहर से डर गई है। वो कह रहा था कि मैंने उसे तलाक नहीं दी, वो उसे ढूंढ रहा था, इसलिए वो कहीं और चली गई है ताकि उसका शौहर उसे तंग न कर सके। जवाब में नसीर कहेगा, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरा और रक्षी का आज निकाह था, उसका साबका शौहर, ये तुम झूठ बोल रहे हो। रक्षी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, उसने तो अभी तक मेरी खातिर किसी और से शादी नहीं की, वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती थी। नसीर गुस्से में परवेज़ का गिरेबान पकड़ लेता है। तो परवेज़ इसे कहेगा, मेरा गिरेबान छोड़ो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम इन चालबाज औरतों से बच गए हो। ये अमीर लड़कों को अपने जाल में फांसती हैं, उनसे दौलत और जायदाद बटोरती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। नसीर कहेगा कि रक्षी ऐसा नहीं कर सकती। परवेज़ कहेगा,
तुम यकीन करो चाहे ना करो, वो ऐसा ही करती हैं। फिर नसीर यहीं पर ढेर होकर नीचे बैठ जाता है कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी। फ्लैट भी उनके नाम लगवा दिया और सारा जेवर भी उठा कर उन औरतों को दे दिया। फिर इसे अपनी गलती का एहसास होगा। फिर इसे अपनी वालदा की बातें याद आती हैं कि इसकी वालदा सच ही कहती थी कि ये औरतें अच्छी नहीं हैं। और फिर ये सोचता है अगर मैं अपनी वालदा की बात मान लेता तो आज मेरा इतना नुकसान ना होता। मुझे तो अस्मा भी छोड़ रही है, वो मुझसे खुला ले रही है। अब वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। अब तो उसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो मेरे सामने खड़ी हो गई है। फिर भी ये हिम्मत करके अपनी वालदा के पास पहुँचेगा और अस्मा के पास पहुँचेगा और उनसे कहेगा कि मुझे माफ़ कर दें। इसकी वालदा तो माफ़ कर देती है, लेकिन अस्मा कहेगी मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहती। फिर बेबी बाजी अस्मा को समझाएगी कि भूला हुआ जब घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। इसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए तुम इसे माफ़ कर दो। इधर अज़रा की रिपोर्ट आ जाती है। जब वो पढ़ती है कि अज़रा बीबी को कैंसर है, वो बहुत परेशान हो जाती है। इसको परेशान देखकर अज़रा की वालदा कहती है क्या हुआ, क्या लिखा है रिपोर्ट में? तो अज़रा बताएगी रिपोर्ट में लिखा है कि मुझे कैंसर है। अम्मी आप कहें कि ये रिपोर्ट गलत है। अज़रा की वालदा जब ये रिपोर्ट पढ़ती है तो कहती है नहीं अज़रा, ये रिपोर्ट गलत नहीं, ये ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम्हें कैंसर है। फिर अज़रा कहेगी अम्मी मुझे लगता है कि मुझे मेरी सास की बद्दुआ लग गई है, इसीलिए मुझे इतनी ख़तरनाक बीमारी लगी है। मैं अभी जाती हूँ, अपनी सास से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने अपनी सास को बहुत सताया है। इधर जमाल अस्मा से कहेगा मेरी अलमारी में से मेरे कपड़े निकाल कर इस्त्री कर दो। अस्मा जब कपड़े निकाल कर इस्त्री करने लगती है तो वहाँ पर जेवर पड़ा होता है बेबी बाजी का। अस्मा ये जेवर देखकर परेशान हो जाती है कि बेबी बाजी का जेवर तो मेरी अलमारी में था, फिर ये यहाँ पर कैसे पहुँचा। अस्मा ये जेवर अपनी सास के पास लेकर जाती है और कहती है अम्मी आपका जेवर तो यहाँ पर पड़ा है, आपने अपना जेवर मुझे दिया था और मैंने अपने अलमारी में रखा था, ये जेवर यहाँ पर कैसे पहुँचा। ये दोनों जेवर के बारे में फ़िक्रमंद होती हैं। इतने में यहाँ पर अज़रा आ जाती है। अज़रा कहेगी कि ये जेवर मैंने यहाँ पर रखा था, अम्मी आप मुझे माफ़ कर दें, मैं लालच में आ गई थी, मैंने आपका जेवर चुरा लिया था और उसकी जगह मैंने नकली जेवर वहाँ पर रख दिया था। आप मुझे माफ़ कर दें, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने आपको बहुत सताया है, इसीलिए मुझे इतनी ख़तरनाक बीमारी लगी है। तो बेबी बाजी अज़रा को माफ़ कर देगी और दुआ करेगी कि बेटा अल्लाह तुम्हें सेहत दे। मैं जमाल से कहती हूँ वो तुम्हारा आज ही इलाज शुरू करवा देगा, अल्लाह तुम्हें शफा देगा। इधर फरहत जब घर पहुंचती है इसे एहसास होता है कि मैंने अपनी सास के साथ कितना बुरा किया है। फिर भी जब मैं उसकी खैरियत मालूम करने के लिए गई उसने मुझे एक बार भी ये एहसास नहीं दिलवाया कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन उसने तो मेरे साथ इतना अच्छा सलूक किया है। फरहत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि फरहत और वासफ़ को इस तरह एहसास नहीं होना चाहिए। इनका भी कोई बहुत बड़ा नुकसान हो, फिर इन्हें पता चले वासफ़ को कि किस तरह अपनी माँ को भूल जाती हैं कि माँ की दुआओं के बगैर कुछ नहीं होता। वलीद अस्मा से पूछता है कि भाभी समन से आपकी कभी बात हुई है? मेरा तो वो फ़ोन ही नहीं उठा रही, अल्लाह जाने उसे क्या हुआ है। जवाब में अस्मा वलीद को बताएगी कि समन के अब्बू ने उसकी मंगनी कर दी है, इसलिए वो तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रही, वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। ये बात सुनकर वलीद खुद बहुत परेशान हो जाता है कि मेरे पास तो घर भी नहीं कि मैं उसका रिश्ता मांग सकूं। मैं तो खुद भाई जमाल के घर रहता हूं, इसीलिए उसके अब्बू ने कहीं और उसका रिश्ता तय कर दिया है। फिर ये सोचता है कि शायद समन इससे मोहब्बत करती ही ना हो, समन की मर्ज़ी भी इसमें शामिल हो।